Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the in between question. चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले पेज नंबर 142 पे है हमारा क्वेश्चन, हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन. अब ये जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स है वो कैसे क्रॉप प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है. सो बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन. बायोटिक फैक्टर्स लाइक डिजीजेस, insects and nematodes, and abiotic factors like drought, salinity, water logging, heat, cold and frost damages the crop, thereby decreasing the crop yield. So इनसे ये सारे फैक्टर्स ही बेसिकली बायोटिक हो गए, इंसेक्ट्स वगैरह जिसमें सब आ गए, एंड एबायोटिक हो गए नेचुरल, कह सकते हो नेचुरल फैक्टर्स हो गए. सो दोनों ही हमारा क्रॉप प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, क्रॉप यील्ड डिक्रीज करता है. ठीक है जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पेज नंबर 142 पे ही, व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन. सो क्या एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रॉप की इंप्रूवमेंट के लिए. द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट आर एज फॉलो. सबसे पहले है फॉर सीरियल क्रॉप. सीरियल क्रॉप्स की अगर हम बात करें, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक इज डॉफनेस, सिंस सच प्लांट्स विल यूटिलाइज लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. मतलब इसकी हाइट इतनी बड़ी ना हो ताकि वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी कम एब्जॉर्ब करेंगे. देन है फॉर फॉडर क्रॉप्स. अच्छा, फॉडर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको ग्रो किया जाता है ताकि वो आगे एनिमल्स को खिला सके हम. सो द फॉर फॉडर क्रॉप्स डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर टॉलनेस एंड profuse branching so that we can obtain more amount of leaves for feeding our animals. अब इसमें वो लंबे लंबे होने चाहिए, उनकी ब्रांचेस ज्यादा होनी चाहिए ताकि जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतने ज्यादा हम एनिमल्स को आगे खिला पाएंगे. ठीक है जी. आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास पेज 143 पे है क्वेश्चन दैट सेज व्हाट आर, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. सो ये हमने पढ़ा था, जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्रॉप्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए. अब इसमें होता क्या है, टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स चाहिए. अब जो ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, जो कम चाहिए वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए. तो पढ़ लेते हैं इसको ऊपर कर लेते हैं. द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज आर कॉल्ड macronutrients. Plants require nutrients for their growth and development. There are 16 elements that are essential for plants. Total 16 elements है, जैसे मैं भी आपको बता रही थी. Out of 16, 13 are provided by the soil. अब इन 16 में से 13 तो उनको soil में ही मिल जाती हैं. Among these 13, 6 of the nutrients are required by plants in large quantities and hence are called macronutrients. तो basically जो large quantity में आपको nutrients चाहिए उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. दे आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. ओके, क्लियर. सो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट अगेन हमारा पेज 143 पे सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स. अब प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, एयर से, सॉइल से, वाटर से. सो there are 16 essential elements that are required by the plants for their growth and development. Out of 16, air supplies 2 nutrients, that is carbon dioxide and oxygen. Water supplies hydrogen and the rest 13 nutrients are supplied by the soil. ठीक है. सो ये soil, एयर और वाटर हमारे बेसिकली हो गए मीन सोर्स या सोर्सेज जिससे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. देन नेक्स्ट पेज 144 पे है, कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी. सो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से क्या कंपेयर करने हैं बेसिकली हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को. ठीक है. सो मैन्योर इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी बाय एनरिचिंग द सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर. अच्छा, पहले ये तो पता है ना हमें, मैन्योर्स बेसिकली होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिकली बनते हैं, उसमें कोई केमिकल लोचा नहीं होता. लेकिन फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में बनते हैं वो केमिकल से बनते हैं. ठीक है, ये तो बेसिक आपको पता होगा. सो मैन्योर इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है बाय एनरिचिंग द सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स एज इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट. सो एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट होता है उससे बनते हैं हमारे मैन्योर्स एंड हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को ये इंक्रीज करता है. ऑन द अदर हैंड, fertilizers are mostly inorganic compounds whose excessive use is harmful to the symbiotic microorganism living in the soil. Their excessive use also reduce soil fertility. Hence fertilizers are considered good for only short term. So short term के लिए तो fertilizers अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उनका excessive use करते जाएंगे तो वो एक टाइम बाद soil की fertility को खराब कर देता है. चलो
आगे देखते हैं, हमारे पास पेज नंबर 145 पे क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल गिव द मोस्ट बेनिफिट्स व्हाई। कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, इसमें से हमें बताना है एंड जो सबसे अच्छा बेनिफिट देगी एंड क्यों। पहली चीज है, फार्मर्स यूज हाई क्वालिटी सीड, डू नॉट अडॉप्ट इरिगेशन और यूज फर्टिलाइजर्स। देखो अब वो कह रहे फार्मर्स हाई क्वालिटी सीड्स यूज करें लेकिन इरिगेशन ना करे, फर्टिलाइजर यूज ना करें, सही नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज तो होनी चाहिए। सेकंड है, फार्मर्स यूज ऑर्डिनरी सीड, अडॉप्ट इरिगेशन एंड यूज फर्टिलाइजर। वो कह रहे हैं चलो ठीक है आप इरिगेशन भी कर लो, फर्टिलाइजर्स भी यूज करो, लेकिन सीड्स ऑर्डिनरी यूज करो। अगेन अगर ऑर्डिनरी सीड्स होंगे, सीड्स की क्वालिटी, क्रॉप वेराइटी अच्छी नहीं होगी तो अगेन आपको यील्ड कम मिलेगा। लास्ट है, फार्मर्स यूज क्वालिटी सीड्स, अडॉप्ट इरिगेशन, यूज फर्टिलाइजर एंड यूज क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स। अब यहाँ पे सब कुछ बोल दिया कि आप अच्छे क्वालिटी के सीड्स यूज करो, इरिगेशन फैसिलिटीज भी यूज करो, फर्टिलाइजर्स भी यूज करो एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स भी यूज करो। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। सो सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें सी पार्ट से मिलेगा। अब इसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो द यूज ऑफ गुड क्वालिटी सीड इंक्रीज द टोटल क्रॉप प्रोडक्शन। इफ द फार्मर इज यूजिंग गुड क्वालिटी सीड देन अ मेजॉरिटी of the seeds will germinate properly and will grow into a healthy plant. So अगर आप अच्छे सीड्स यूज कर रहे हो तो उसमें आपका क्रॉप यील्ड ही बढ़ेगा, क्योंकि समझ लो 100% में से 90% तो आपके अच्छे से यील्ड करेंगे, अच्छे से ग्रो करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, प्रॉपर इरिगेशन मेथड इंप्रूव द वाटर अवेलेबिलिटी टू द क्रॉप्स। अगर आपके पास अच्छे इरिगेशन मेथड है तो आपकी क्रॉप को अच्छे से पानी मिलता रहेगा। देन फर्टिलाइजर्स इंश्योर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स by providing the essential nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium etc. और ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमें फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है। लेकिन हमें जब भी फर्टिलाइजर की बात होगी ये ध्यान रखना है, चाहे उसके कितने भी अच्छे यूजेस हो बट उसका एक्सेस यूज सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर दे तो वो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे हैं। देन है, crop protection measures include various methods to control weeds, pests and infectious agent. If all these necessary measures are taken by a farmer, then the overall production of crop will increase. अब ये सब चीज़ों, पेस्ट वगैरह इंक्रीज, इंसेक्ट्स वगैरह का, डिजीजेस वगैरह का भी अगर वो ध्यान रख रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली वो 100% उसके क्रॉप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं एंड उनको यील्ड भी ज़्यादा मिलेगा, क्रॉप प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेज 146 पे है, Why should preventive measures and biological control methods be preferred for protecting crops? अब क्यों भाई क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर्स जो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड वो यूज करने चाहिए। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो इट इज ट्रू फॉर प्लांट्स ऑल्सो। Such preventions involve spraying of herbicides, weedicides, insecticides, pesticides, fungicides, etc. So basically prevention में क्या कर रहे हैं वो ये सारी sprays कर रहे हैं ताकि हमारे जो प्लांट है उस पर इंसेक्ट का अटैक ना हो, उस पर पेस्ट ना लगे, वो खराब ना। तो प्रिवेंशन ही है बेसिकली। ऐसा तो नहीं आप वेट करोगे कि पहले कीड़े लग जाए उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे, है ना, पहले से ही करके चलोगे तो अच्छा है। देन है, since their excessive use can harm the crop plants and cause pollution, so proper seed bed preparation, timely sowing of crops, intercropping and crop rotation are additionally applicable. Other than these, use of biological control method will reduce the chances of environmental pollution. अब सिर्फ इसके साथ बाकी चीज़ें भी मैटर करती है, क्योंकि अगेन आप ये भी अगर आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी में करोगे तो आपकी क्रॉप खराब हो जाएगी, इवन आपकी सॉइल भी खराब हो जाएगी, तो इसको भी एंड ऑल्सो एनवायरनमेंट में भी पॉल्यूशन कॉज होगा। तो इन सब चीज़ों से बचते हुए बायोलॉजिकल फैक्टर्स को भी हमें कंसिडर करना चाहिए। क्रॉप की जो हमारी क्वालिटी है, क्या सोइंग पीरियड होना चाहिए, क्रॉप रोटेशन करना, कैसे इंटरक्रॉपिंग वगैरह करना, ये सब कुछ हम चैप्टर में पढ़ के आए हैं। सो हमें पता है कि उन सब चीज़ों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब है हमारे पास इसी पेज पे, पेज 146 पे ही क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेज ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। अब स्टोरेज के टाइम पे जो हमारा लॉस होता है वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। सो फैक्टर्स दैट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेज ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज आर abiotic factors which is unfavorable conditions of humidity and temperature, उससे ग्रेन बड़ी खराब हो सकती है। एंड बायोटिक फैक्टर्स मतलब इंसेक्ट्स या रोडेंट्स, बैक्टीरिया, फंगी एटसेट्रा, ये सब हमारी फीड करने लग जाए ग्रेन्स पे, वो भी हमारी ग्रेन को खराब कर देगा, ठीक है जी। सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ दिस सेशन। इसके आगे की जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं, जितने भी पेजेस के क्वेश्चंस हैं, we'll take them in the next session. So I'll see you all in the next video. Till then, take care and bye bye.